नमस्कार, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। आज हमारे साथ एक विशेष गेस्ट हैं, एक विशेष अतिथि हैं, जिनके साथ हम एक खास पुस्तक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप द नैरेटिव पर लंबे समय से बने हुए हैं और आप जानते हैं कि हम मार्क्सवाद, कम्युनिज्म, माओवाद और इसी कम्युनिज्म के अलग-अलग आयामों पर निरंतर अलग-अलग विषयों पर अलग-अलग गेस्ट के साथ चर्चा करते हैं। और आज हम इसी मार्क्स के छद्म मुखौटे को बेनकाब करने वाले हैं। और इस बेनकाब को करने का आधार है हमारे साथ हमारे बीच जो एक पुस्तक है, मास्क मैनिफेस्टो। इस मास्क मैनिफेस्टो के जो ऑथर हैं, राइटर हैं, वो हैं डॉक्टर पवन विजय, जो आज हमारे साथ उपस्थित नमस्कार। हैं। पवन जी, आपका बहुत स्वागत है द नैरेटिव के प्लेटफॉर्म पर। जी। डॉक्टर पवन विजय लंबे समय से वो कम्युनिज्म और उसके तमाम आयामों पर निरंतर अध्ययन कर रहे हैं और उनकी जो यह किताब है मास्क मैनिफेस्टो, यह उस कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जो सामने जो नकाब है, जो एक मास्क है, उस मुखौटे को बेनकाब करती है। यह किताब सही मायनों में यदि कहा जाए तो एक छोटे जो विद्यार्थी स्तर के जो बच्चे हैं, उससे लेकर जो वृद्ध स्तर की अवस्था के जो लोग हैं, उनको बहुत नए तरीके से मार्क्सवाद और उसके सारे आयामों को देखने का एक नज़रिया देती है और या हम कहें कि उसकी वास्तविक पहचान हमारे सामने रखती है। तो आज का यह डिस्कशन, आज की जो चर्चा है, उसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है पवन जी आपसे, हुँ। कि पुस्तक का नाम है मास्क मैनिफेस्टो। जी। कार्ल मार्क्स की किताब है द हुँ, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और हुँ, आपकी पुस्तक का नाम है मास्क मैनिफेस्टो। तो हुँ। ये नाम मास्क मैनिफेस्टो क्यों? इसका जवाब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ही है। जब 21 फरवरी 1848 को मार्क्स और एंगल्स ने मिल कर के एक घोषणा पत्र जारी किया। उसके हिसाब से हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे, जिसमें वर्ग का कोई स्थान नहीं होगा। समाज वर्ग विहीन बनेगा और उसमें सर्वहारा वर्ग को स्वतंत्रता होगी, यानी जो हैव्स नॉट है, 2 प्रकार के समाज का उसने वर्गीकरण किया, एक हैव और दूसरा हैव नॉट, मतलब एक जिसके पास कुछ है, जिसके पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जिसके पास कुछ नहीं है, वो शासन सत्ता में उसकी अपनी भागीदारी होगी। तो उस व्यवस्था को उन्होंने कम्युनिज़्म का नाम दिया और उसी के आधार पर उन्होंने उस मैनिफेस्टो यानी उस घोषणा पत्र का नाम दिया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो जब मैंने इसका अध्ययन किया, तो मैंने पाया कि सर्वहारा के नाम पर, एक सामुदायिक व्यवस्था के नाम पर, एक वर्गविहीन समाज की जो आदर्श अवस्था है या एक उन्होंने जो यूटोपिया गढ़ा, उसके नाम पर एक दूसरा औपनिवेशिक जो व्यवस्था है, वो उन्होंने लागू करने की कोशिश की और उसका आधार बना जो हैव्स नॉट है, जिसके पास कुछ नहीं है, तो उनकी सहानुभूति लेकर के एक नए किस्म की व्यवस्था, एक नए किस्म की प्रणाली, एक नए किस्म की विचारधारा का उद्भव हुआ। तो उसमें जो कम्युनिस्ट शब्द है, कम्युनिस्ट ये जो शब्द है, ये कम्यून से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है एक सामुदायिक व्यवस्था जहाँ पर एक ऐसी संरचना जहाँ पर सब लोगों का एक स्थान है, उनका एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से, उस स्टेटस के हिसाब से वो रोल प्ले करते हैं। लेकिन मार्क्स ने इस रोल को बदला और बदला किसके नाम पर? लोगों के नाम पर। यानी कि एक छद्म आवरण ओढ़ करके उन्होंने अपनी विचारधारा की घोषणा की। तो मुझे लगा कि ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नहीं, ये एक मुखौटे का घोषणा पत्र है। क्योंकि आप देखिए कि मास्क लगा करके हम अपनी उस बात को कहने के लिए आज़ाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, हमको स्वतंत्रता मिल जाती है, जिस बात को हम अपनी मूल पहचान के साथ नहीं कह पाते हैं। इसलिए आप देखिए ना कि मानवतावादी जो कार्यकर्ता हैं कि हम मानवतावाद के नाम पर जो है फंड लेते हैं बाहर से, मानवतावाद के नाम पर हम जो है त्योहारों को रोकते हैं, मानवतावाद के नाम पर हम जो है लोगों को उनकी संस्कृतियों का जो जुड़ाव है उसका उपहास करते हैं। ये सब मानवतावाद के नाम पर होता है कि होली में पानी ज़्यादा बहेगा, तो उससे जो है किसी ऐसे व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है जिसके पास पानी नहीं है। तो ये एक जो है ना
मुखौटा है या एक आवरण है। तो मानवतावाद हो गया, आपका पेटा हो गया, उसी बेस पर काम करता है। उसी बेस पर आपके जो है जो सेकुलर लोग हैं कि भाईचारे के नाम पर काम करते हैं। तो ये इनके मुखौटे हैं और इस मुखौटे का जो घोषणा पत्र है वो है 21 फरवरी 1848 में जो आया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो मुझे लगा कि इसका असली जो नाम है, असली जो पहचान है वो मास्क मैनिफेस्टो है, न कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो उसी के आधार पर इसका मैंने नामकरण किया। अ, आपने कहा कि ये छद्म आवरण हाँ। लगाते हैं, एक मास्क मुखौटा लगा कर रखते हैं। लेकिन जब एक चीज हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज में यूथ के बीच में, तो देखते हैं कि उनको ये जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है वो बहुत आकर्षक लगती है। कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी उसकी तरफ उनका रुझान दिखाई देता है। हम कुछ बड़े यूनिवर्सिटीज को भी देखें यदि भारत के, तो वहां पर भी ये परिस्थिति स्थिति कहीं ना कहीं कम या अधिक दिखाई देती है। तो ऐसा क्या कारण है कि कम्युनिज्म इनको बहुत आकर्षक लगता है, या ये बहुत आकर्षक क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है ये दो तरीके से काम करती है। एक तो ये डिस्ट्रक्शन को प्रमोट करती है। जब आप कोई रचनात्मक काम करने चलते हैं तो आपके पास कोई प्लान होना चाहिए, कोई रिसोर्स होना चाहिए, लोग होने चाहिए, है ना? आपका मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, इन्वेस्टमेंट है, रॉ मटेरियल है, वो सारी चीजें किसी रचनात्मक विकल्प जब आप देने जाते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए। लेकिन डिस्ट्रक्शन में आपको लगता है हम कोई काम कर रहे हैं, हम किसी चीज में इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और डिस्ट्रक्शन एक नशे जैसा होता है। जब आप एक बार जो है विरचना में संलग्न हो जाते हैं तो वो एक नशे जैसा होता है। और एक काम इसमें बहुत बखूबी किया गया, इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो युवाओं को मतलब उसको करने में, क्योंकि अनुशासन से जुड़ी हुई चीजें हैं। हम किसी भी चीज को जब अनुशासन में बांधते हैं तो उसके लिए एक अलग मैकेनिज्म की व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन जब हम लिटरेचर के माध्यम से कि हम मतलब सब बुत गिरा देंगे, सब तोड़ देंगे, ठीक है? हम फ़िल्म के माध्यम से हम चीज़ों का उपहास उड़ाएँगे, हम जो है मीडिया के माध्यम से जो एक्सप्रेस नहीं करना है हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, तो वो एक आकर्षण का काम करता है। एक वो चुंबक का काम करता है, उनके लिए जो अपने अपने आप को अनुशासन में मतलब 12th तक ख़ास तौर से जो स्कूलिंग एजुकेशन है, वहाँ तक उनके लिए एक यूनिफ़ॉर्म मतलब सिस्टम काम कर रहा है, एक यूनिफ़ॉर्म पहनना पड़ रहा है, एक जो है अटेंडेंस देनी पड़ रही है। लेकिन जब जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में आते हैं, वैसे उनको एक ऐसा माहौल मिलता है कि वहाँ पर ऑलरेडी एक व्यवस्था ये काम कर रही होती है। तो वो जो डिस्ट्रक्शन वाला टॉक्सिक जो एलिमेंट है, वो उनको जो है सुहाने लगता है, भाने लगता है। तो ये एक बड़ा कारण है कि मार्क्सवाद इनको आकर्षक लगता है। अ, आपके इस पुस्तक में मास्क मैनिफेस्टो में मार्क्सवाद को एक मजहब से उसकी तुलना की गई है, रिलीजन से भी तुलना की गई है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मार्क्सवाद मजहब या रिलीजन की तरह है? देखिए जो मजहब है या रिलीजन है उसके अपने कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि उस मजहब का एक कोई पैगंबर होता है या कोई उसका दूत होता है जो बताता है कि इस तरीके से काम करना चाहिए। उस मजहब की कोई एक किताब होती है, ठीक है? उस मजहब का कोई एक लक्ष्य होता है और उस मजहब का एक परिणाम होता है जो जन्नत के रूप में हो सकता है, जो हेवन के रूप में हो सकता है। तो जो मार्क्सवाद है वो इन्हीं चारों सिद्धांतों पर काम करता है। कार्ल मार्क्स पैगंबर हो गया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसकी जो है पवित्र किताब हो गई। इस किताब के एक-एक हर्फ का पालन करना देवता की आज्ञा का पालन करना है। अगर उस हर्फ से जरा-सा भी आपका डेविएशन होता है तो तुरंत आप पर कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है? वर्गविहीन समाज, तो वर्गविहीन समाज जो है इनका हेवन है कि हमको एक अल्टीमेट हमारे पास टारगेट है कि वी हैव टू गेट द क्लासलेस सोसाइटी। और क्रांति, क्रांति वो दिन होगा जिसके बाद वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। तो कयामत आएगा, कयामत डूम्सडे आएगा। डूम्सडे के बाद जो है हेवन या जो है वो सही गलत जो है उसका हिसाब किताब होगा। तो ये जो है ये चारों चीजों को लेकर के कम्युनिज्म आगे बढ़ा। और ठीक आप
देखिए जो मजहब है हम उस ठीक है, वो उसका एक अपना रिलीजियस एस्पेक्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिलीजियस एस्पेक्ट से ज्यादा वहां पर संगठन काम करता है। वैचारिक पवित्रता या जो है आचरण की शुचिता, है ना, या जो मानवीय गुण हैं उनकी बजाय जो मजहब हैं वो इस तरीके से काम करते हैं जैसे एक संगठन काम करता है। उस संगठन के अपने नियम हैं, उस संगठन की बढ़ोतरी करनी है, उस संगठन का विस्तार करना है। तो उनके विस्तार में उनकी उत्तरजीविता, यानी कि उनका अस्तित्व तभी तक है जब तक वो अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। ठीक है? तो ये सारे के सारे जो गुण हैं, ये गुण कम्युनिस्ट हाँ, ऑर्गेनाइजेशन या उस ये विचार में दिखाई मार्क्सवादी देता विचारधारा में है। इसलिए मैं मार्क्सवाद को एक मजहब के जैसे कहता हूँ। है। ये वैसा ही हुआ, वन बुक, वन क्लैन, वन गॉड। हुँ, बिल्कुल। अ, हम कम्युनिज्म की जब बात करते हैं तो नरसंहार की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। हुँ, चाहे वो सोवियत काल में स्टालिन लेनिन के कार्यकाल में हुआ हुआ नरसंहार हो, पोल पोट द्वारा किया गया नरसंहार हो, माओ ने जो किया वो हो, या उसके बाद भी जो कम्युनिस्ट शासन में तियानमेन का मैसेकर हो, फालुन गोंग का मैसेकर हो, हुँ, तो ये जो नरसंहार की जो प्रवृत्ति है, हुँ। ये इस विचारधारा के मूल में कैसे दिखाई देती है और कैसे इन्होंने पूरे दुनिया भर में जो नरसंहारों को अंजाम दिया वो। इसको जो है ना, आप फिर से जो आपने सवाल पूछा था कि वो मजहब जैसा है, तो मजहब में जो उस मजहब से इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं, यानी उस मजहब को जो नहीं मानते हैं, तो उसके लिए वो मतलब सिन एलिमेंट हैं। उसके लिए वो काफ़िर हैं या पापी हैं, तो उनको दंड देना, उनको समाप्त कर देना, वो उसका एक पवित्र कार्य माना जाता है। तो जो कम्युनिस्ट नहीं है, तो उसको ये लोग बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं, या तो आप हमारे गिरोह में आ जाओ, अगर नहीं आ रहे हो तो आपको समाप्त कर दिया जाएगा। तो आपकी आइडेंटिटी तो वैसे समाप्त होनी है, लेकिन अगर आप रिजिड रहेंगे तो आपको समाप्त कर दिया जाएगा। इसी सिद्धांत पर कम्युनिज्म आगे बढ़ा। तो आप स्टालिन को देखिए, लेनिन को देखिए, आप क्यूबा से लेकर के कंबोडिया से लेकर के आप जो है कोरिया तक आप चले जाइए। कोई भी कम्युनिस्ट कंट्री ऐसा नहीं है जहाँ पर लोकतंत्र हो। वहाँ पर एक अधिनायक, एक डिक्टेटर का साम्राज्य है, और ज़ाहिर-सी बात है उसकी सारी बातों से लोग उसको सहमत नहीं होते हैं। तो ज़रा-सी असहमति हुई, तो उस असहमति को जो डिक्टेटर है वो अपने लिए नुकसानदायक मानता है। तो वो उनको समझाने के बजाय, क्योंकि लोकतंत्र है नहीं, सहमति-असहमति का कोई सवाल नहीं है। अगर आप असहमत हैं तो आपका समाप्त होना तय है, तो तमाम षड्यंत्रों के सहारे, हत्याओं के सहारे, है ना, उनको खारिज करने की कोशिश की जाती है कि अगर आप यहाँ पर नहीं आए, तो उसके पीछे 2 उद्देश्य काम करते हैं। एक तो अगर आप यहाँ पर नहीं आए तो आप खत्म हो जाएँगे, और दूसरा आप यहाँ पर आ जाएँगे तो आपको जो है कोई उसमें सहभागिता आपकी हो जाएगी। तो सहभागिता तो छोड़िए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि ट्राटस्की और स्टालिन में जब संघर्ष हुआ, तो उसमें स्टालिन ने ट्राटस्की को मारने के लिए अपनी जो उसकी जो जासूसी विंग है, उसको उसने आदेश दिया, और उसमें सहयोगी भूमिका किसने निभाई? पाब्लो नेरुदा ने। पाब्लो नेरुदा जो चिली का एक बहुत अच्छा कवि माना जाता है, जिसको कि आज के जो प्रगतिशील लेखक-लेखिकाएँ हैं, उसी के नाम से अपनी कविताओं की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। ठीक है? तो वो उसको मतलब उस जासूसी में वो शामिल था। तो आप सोच लीजिए कि मतलब किस तरीके से एक कवि, एक संवेदनशील हृदय होते हुए भी एक व्यक्ति ऐसा अपराध कृत्य करने में ज़रा-सा भी नहीं हिचकाता, तो जो उस विचारधारा से अनुप्राणित है, तो वो कितना हत्या करेगा, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। वैसे भी जितने भी अभी तक विश्व युद्ध में लोग मारे गए, उससे कहीं अधिक कम्युनिज़्म के कारण लगभग 11 करोड़ के आस-पास मेरे पास डेटा है जिसमें ये लोग मारे गए। जी, आपने पुस्तक में भी इसका उल्लेख किया है। और नरसंहारों की बात करें तो जो माओ ज़ेडोंग है, माओ त्से-तुंग, हुँ, उन्होंने इतने बड़ी संख्या में नरसंहार किया अपने ही देश में। हुँ, लेकिन बात आती है एक पोल पोट की, जिन्होंने कंबोडिया में नरसंहार किया, हुँ, और इतनी बड़ी संख्या में नरसंहार किया कि बाद में जो माओ ज़ेडोंग है, माओ त्से-तुंग है, उसने पोल पोट को एक लेटर लिखा और लेटर लिख के कहा कि आप जो कर रहे हैं वो बड़ी भारी संख्या में हुँ। लोग मारे जा रहे हैं, तो आपको रुकना चाहिए। इससे हम कल्पना कर सकते हैं कि माओ त्से-तुंग जैसा डिक्टेटर, उसके जैसा तानाशाह यदि किसी और को बोल रहा है कि अब आपको रुकना चाहिए, तो उसने कितना बड़ा नरसंहार किया होगा। अ,
एक इस पुस्तक में आपने बहुत कई बार ये मैंने जब इस पुस्तक को पढ़ा तो मुझे कई जगहों पर कई अलग-अलग प्रारूप में मुझे कल्चरल मार्क्सिज्म ये शब्द और इसकी अलग-अलग तरीके से इसके जो कनेक्शंस हैं, इसके जो डॉट्स हैं, मुझे दिखाई दिए। तो ये कल्चरल मार्क्सिज्म क्या होता है? और देखिए ये कैसे हमारे जीवन शैली से या हमारे आस-पास से, हमारे वर्तमान से जुड़ा हुआ है? देखिए कार्ल मार्क्स वर्ग का आधार आर्थिक व्यवस्था मानता है, ठीक है, कि आर्थिक व्यवस्था के आधार पर वर्गों का निर्माण होता है। तो पेरिस में क्रांति जो है असफल हो गई। रशिया का जो हाल है वो सबके सामने है। बहुत सारे जो देश हैं, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, उनका मैकेनिज्म कुछ भी रहा हो, लेकिन वो पूंजी को जो है, पूंजी के प्रवाह को रोक नहीं पाए। तो ये सोचा गया क्या वो सिद्धांत जो है प्रासंगिक है। तो इसमें एक इटली का थिंकर था, उसका नाम एंटोनियो ग्रामशी है। तो उसने कहा कि वर्ग विहीन समाज अर्थव्यवस्था के आधार पर नहीं, मतलब जो इकोनॉमी है उसको तोड़ने से नहीं, बल्कि जो वर्ग बनता है वो संस्कृत के आधार बनता है। हम मूल्यों के आधार पर, प्रतिमानों के आधार पर, विश्वास के आधार पर हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो बोले उन मूल्यों पर, उन विश्वासों पर, उन प्रतिमानों पर आप आघात करो। अगर ये मूल्य टूट गए तो वर्ग टूट जाएगा। तो ये तीनों चीजें संस्कृति से जुड़ी हैं। तो जो मार्क्स का आइडियोलॉजी है वो है आर्थिक नियतिवाद या जो है इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन की थ्योरी है। तो बोले इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन नहीं, ये कल्चरल डिटर्मिनेशन है। संस्कृति ये तय करती है कि वर्ग कैसा हो। तो संस्कृति को मजबूती कौन देता है, वर्ग को मजबूती कौन देता है, संस्कृति। तो बोले कि इस संस्कृति को तोड़ो। तो आर्थिक जो निर्धारणवाद है वहां की बजाय फिर ये संस्कृति को तोड़ने का काम करने लगे। जर्मनी में एक फ्रैंकफर्ट स्कूल है, तो वहां से बहुत सारे ऐसे जो शेड्यूल हैं वो कम्युनिस्ट कंट्रीज को मिलने लगे, लोगों को मिलने लगे कि आप परिवार की व्यवस्था को, आप धर्म को, आप विवाह को, इन सबको आप तोड़िए, तब जाकर के आप वर्ग को तोड़ पाएंगे। तो इसी क्रम में आपको देखिए ना, जो वामपंथ के जो टूल हैं, 4 तरीके के बेसिक जो टूल हैं, जिसमें आपकी नास्तिकता है, जिसमें आपका जो टॉक्सिक फेमिनिज्म है, जिसमें आपका मल्टीकल्चरिज्म है, बहुसंस्कृतिवाद, और जिसमें आपकी जो है समलैंगिकता है। तो समलैंगिकता विवाह पर आघात कर रही है, ठीक है। बहुसंस्कृतिवाद देश के ताने बाने को तोड़ रहा है, और नास्तिकता धर्म पर चोट कर रहा है, और जो टॉक्सिक फेमिनिज्म है ये पारिवारिक व्यवस्था को तोड़ रहा है। तो वो लोग अब उनके लिए पूंजी कोई महत्व नहीं है। कि हैव एंड हैव नॉट का वो जो स्ट्रगल था, वो जो वर्ग संघर्ष है, तो उसमें पैसा, पूंजी की बजाय पूंजी को रिप्लेस कर दिया गया और संस्कृति आ गई। तो वो संस्कृति के आधार पर चीजों को एसेस करने लगे, और संस्कृति को तोड़ने के पश्चात वो लोग जो है वर्ग विहीन समाज की स्थापना का ख्वाब देखने लगे, उसके हाइपोथेसिस बना लगे। तो वहां से ये सांस्कृतिक मार्क्सवाद जो टर्म है वो मतलब केम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब वो अपने अस्तित्व में आया। संभवतः जो माओ जेडोंग का कल्चर रिवॉल्यूशन था वो भी इसी का पार्ट रहा। हाँ, तभी तो आप देखिए ना, जो चाइना में जो बिलियनर्स हैं वो ज्यादा है बजाय कि अमेरिका में। बिल्कुल। हाँ, लेकिन उसका जो तरीका है वो वही है जो वामपंथ का है। हाँ। आपकी पुस्तक में एक चैप्टर है उत्तर संरचनावाद। ये क्या कहने की प्रयास करता है ये पूरा चैप्टर? ये एक्चुअली में इनके विमर्श को दर्शाता है। नैरेटिव ये कैसे बनाते हैं, उसमें उत्तर संरचनावाद बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संरचनावाद क्या है कि जैसे आपके सामने जो है ये बॉटल है, तो बॉटल का एक स्ट्रक्चर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, उसके आधार पर ये बना दिया गया, उसी के आधार पर डिफाइन किया जाएगा, इसके फंक्शन डिसाइड किए जाएंगे, इसमें पानी भरा जाएगा, इसका ढक्कन होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो उसका जो मूल अर्थ है, उसी मूल अर्थ में, मतलब उसकी जो मूल संरचना है, मूल संरचना में ही उसके अर्थ निहित हैं। लेकिन उत्तर संरचनावाद क्या करता है कि ये जो मूल संरचना है उसके अल्टरनेटिव मीनिंग देता है, उसके वैकल्पिक अर्थ देता है। वैकल्पिक अर्थ क्या है, जैसे मंदिर एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मंदिर का जो मूल संरचना है उसका जो अर्थ है जहां पर देवता निवास करते हैं, जो एक पवित्र जगह है, जहां पर हमको ब्लेसिंग्स मिलती है, जहां पर लोग बैठते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। एक कम्युनिटी जो वी फीलिंग है वो आती है, ठीक है। अब इन्होंने राम मंदिर को लेकर के क्या वैकल्पिक अर्थ दिया,
इन्होंने मंदिर को लेकर के क्या वैकल्पिक अर्थ दिए कि मंदिर में, जैसे एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक पार्टी के नेता हैं, तो वो बोलते हैं कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। ये क्या है? ये एक अल्टरनेटिव मीनिंग देने की कोशिश है। तो ऐसे ही मतलब पारिवारिक व्यवस्था हुई, तो परिवार जो है स्त्रियों के शोषण का साधन है, अल्टरनेटिव मीनिंग देने की कोशिश, जबकि परिवार संरक्षण करता है। ठीक है, विवाह जो है आपको जकड़ के रखता है, आपके जो है अधिकारों को खत्म कर देता है। मैरिटल रेप। हाँ, तो मैरिटल, ये इस तरीके से ये क्या करते हैं, ये जो है एक अल्टरनेटिव मीनिंग दे करके उसको मूल अर्थ से प्रतिस्थापित कर देते हैं। भाई राम मंदिर बनना है, बोले कि नहीं, अगर अस्पताल बन जाएगा तो बेहतर होगा। क्यों? बोले मंदिर से बेहतर अस्पताल। तो ये जो इस तरीके के नरेशन बनाए जाते हैं, इस तरीके के जो नैरेटिव एस्टेब्लिश किए जाते हैं, तो ये पोस्ट स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल है कि मूल अर्थ को वैकल्पिक अर्थ से स्थापित कर देना, प्रतिस्थापित कर देना, और जो वैकल्पिक अर्थ है वो इनके अपने मॉडल के हिसाब से होता है। आपकी पुस्तक में एक और बात का उल्लेख है कि शुरू से ही कम्युनिस्टों ने, वामपंथियों ने, मार्क्सवादियों ने संस्थाओं पर कब्जा किया। संस्थाओं पर कब्जा करने के साथ साथ शिक्षा की जो पूरी व्यवस्था थी, शिक्षा का जो पूरा तंत्र था, उस पर भी उनका कब्जा हुआ। तो ये जो शिक्षा का जो तंत्र है, या हम पाठ्यक्रम की बात करें, जो पाठ्यक्रम में पुस्तकों में जो पढ़ाए जाते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो पढ़कर वो बड़े होते हैं और उनकी एक बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, तो ये जो इसमें जो पढ़ाए जाने वाले थ्योरीज हैं, उनके बारे में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी पुस्तक में उल्लेख है, तो उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, ये इसमें 2-3 थ्योरीज, जैसे हमने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात की, उत्तर संरचनावाद की बात की, तो उसके अलावा 2-3 थ्योरी और हैं जिसके सहारे ये काम करते हैं। जैसे उसमें एक है पोस्ट ट्रुथ थ्योरी। पोस्ट ट्रुथ थ्योरी मतलब कि ट्रुथ क्या है, बजाय कि हमने स्थापित क्या किया। मतलब बादल हैं, ठीक है, इससे मतलब नहीं है बादल नरेट कैसे किए गए। बादल हमने स्थापित क्या करना है कि बादल को हमको किस रूप में स्थापित करना है, कि बादल जो है बहुत ही खतरनाक है, बादल बहुत ही खराब होते हैं, वो पानी डुबा देते हैं, या मतलब इस तरीके की जो चीजें हैं कि मतलब एज इट इज, व्हाट इज एग्जिस्टेंस क्या है, बजाय उसके कि जो मैं चाह रहा हूं, जो मैं स्थापित करना चाह रहा हूं, ठीक है, वो हम अपनी विचारधारा के हिसाब से, जैसे वर्गहीन समाज की बात लीजिए, ये एक यूटोपिया है। संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, न भूतो न भविष्यतः, कि जहां पर वर्गहीन समाज रहा हो। हमेशा समाज में कोई हायरार्की रही है, कोई एक स्ट्रक्चर रहा है, कोई एक स्ट्रेटिफिकेशन रहा है, एक स्तरीकृत समाज रहा है। ठीक है, अब वो स्तरीकृत पहले जो है एज हुआ करता था, अब इनकम हो गया, आगे जो है स्किल हो जाएगा, आगे जो है नॉलेज, मतलब इस तरीके से वो अलग अलग भिन्न भिन्न होती रहेंगे, लेकिन जो स्तरीकरण है वो कभी नहीं मतलब होता। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने स्थापित क्या किया कि हमको जो है एक ऐसा समाज चाहिए जहां पर स्तरीकरण की कोई व्यवस्था ना हो। तो ये क्या है, ये इसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रुथ, यानी उत्तर सत्योत्तर बात, कि ये जो है ना, जो सच है उसकी बजाय हमने जो स्थापित किया, दोनों में फर्क है कि हमने कैसे चीजों को स्थापित किया। जैसे बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, जैसे भगवान राम का जो चरित्र है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक राजा अपने प्रजा के लिए जीता मरता है, ठीक है, एक राजा जिसके राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, एक राजा जिसमें समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति भी राजा को अपनी बात कहने का जो है अधिकार है उसे। तो उस राजा को एक आइडियल राजा, एक आइडियल किंग न मानते हुए उसको कैसे ये स्थापित करते हैं कि मतलब वो एक खराब पति थे, ठीक है, वो जो है उन्होंने जाकर के लंका पर अटैक कर दिया, दूसरे देश पर, उन्होंने शंभु, तो ये जो शंभुक वध, बाली वध, रावण का वध, और जो है ये सीता का निष्कासन, तो ये सारी चीजों को वो ले आते हैं। वो क्यों ले आते हैं? वो उस सत्य को स्थापित करने के प्रयास में है जो सत्य है नहीं। तो ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का, यानी उत्तर संरचनावाद का अगला चरण है पोस्ट ट्रुथ, और यही काम ये करते हैं जो क्रिटिकल रेस थ्योरी है इनकी, जो आलोचनात्मक नस्ली सिद्धांत है, तो उसमें
ये क्या करते हैं कि मतलब कुछ चीजों को ये डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे इन्होंने जो व्हाइट रेस है, तो इसको इन्होंने बाय डिफॉल्ट क्रिमिनल घोषित कर दिया कि अगर आप व्हाइट हैं तो आप खुद को ये मान करके चलिए आपने ब्लैक पर अत्याचार किया। और वही मॉडल ये क्या करते हैं, ये भारत में जाति प्रथा पर लागू करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं फिर एक एग्जांपल दूंगा, मैं पार्टी का नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, न उस नेता का नाम लूंगा, है ना। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि एक एसएटी सेट एक टेस्ट होता था अमेरिका में, और उस टेस्ट में मतलब एक चेंज किया गया कि जिसमें जो ब्लैक प्रोफेसर हैं उनके हाथ में क्वेश्चन पेपर सेट करने की जिम्मेदारी दे दी गई, तो व्हाइट फेल हो गए, ठीक है, ब्लैक पास हो गए। ये कोई मतलब लॉजिक की बेसिस पर, ये लोग वामपंथी बोलते हैं कि हम लॉजिक देते हैं, एक्चुअली में ये अपनी हाइपोथेसिस को ही फैक्ट मान लेते हैं बिना उसके वेरिफिकेशन को, और ये कहते हैं कि यही अंतिम सत्य है, आप इसी को मानो। तो आप जब ये कहते हो कि किसी कास्ट में पैदा होने से कोई जो है अपराधी हो गया, किसी रेस में पैदा होने से कोई अपराधी हो गया, और आप उसके लिए कुछ जो है डेटा आप प्रस्तुत कर देते हो, तो आप क्या करते हो, आप उस सिद्धांत को गढ़ते हो जो पूरे मानव जाति को कई टुकड़ों में बांटता है, ठीक है। तो आप जो है समाज में आप समानता, आप जो है भाईचारा, इन सबका मुखौटा लगाते हुए आप बंटवारे की बात करते हो, आप छोटे-छोटे जातियों के समूह में बांटने की बात करते हो, नस्लों के समूह में बांटने की बात करते हो, और आप उस चीज को, जघन्य अपराध क्या है, आप उस चीज को पाठ्यक्रम में ले आते हो। बिल्कुल। ऐसे ही ब्लैक लाइव मैटर में आप 2020 में जो एक दुर्घटना हुई थी फ्लैट के साथ, है ना, तो उस चीज को लेकर के इन्होंने जो क्रिटिकल रेस थ्योरी है उसको बहुत हवा दी। इवन हमको मतलब लगता है कि उसी के कारण, उसी मूवमेंट के कारण ट्रम्प को अपनी गद्दी गंवानी पड़ी। और जैसे ही वहां पर ये बात हुई, एक उदाहरण है, जौनपुर में बहुत सारे जो दलित हैं उनके घर जला दिए गए, और उसके जलाने वाले सबाल्टर्न लोग के समूह के लोग थे, जो इनके हिसाब से, उनके हिसाब से जो सबाल्टर्न लोग हैं, है ना, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे। इस पर एक भी वामपंथी नहीं बोला। बिल्कुल। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो उसको मालूम है कि हमको अपने सिद्धांत को कहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, कहाँ पर उसको जो है बचाना है, कहाँ पर उसको इवॉल्व करना है, कहाँ पर उसको लेकर के उस पर लॉजिक रखना है, कहाँ पर चुप हो जाना है, कहाँ पर चुप हो जाना है। तो ये जो 2-3 सिद्धांत हैं, ये हमने इसमें रखे हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा समझ में आए कि ये लोग किस तरीके से काम करते हैं, और इन्होंने मतलब प्रशिक्षित करने के लिए इसको पाठ्यक्रम में भी रख दिया। लोगों को, छात्रों को बताने के लिए इन्होंने पाठ्यक्रम में रख दिया इस चीज को। ये मोहब्बत की दुकान खोलकर समाज को बांटने का सामान बेच रहे हैं, वैसा ही है ये। हाँ, तो वो मुखौटा है ना मोहब्बत। बिल्कुल। मोहब्बत मुखौटा है। मोहब्बत की दुकान। आप देखिए ना, जो ये बोलता है कि हमने मोहब्बत दुकान खोली है, और उसके जो है देश के प्रति, एक सामान्य मनुष्य के प्रति, अगर मैं जो है ना, मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ, तो आप मुझे कुछ भी कहने के अधिकारी नहीं होते हैं। आपको हमारी असहमति का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप एक तरफ से मोहब्बत का मुखौटा लगाए हैं, और दूसरी तरफ आप जो है ना इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, जिससे एक सामान्य भारत का 80% जो लोग है वो एक धर्म को मानने वाला है, एक सनातन धर्म को मानने वाला है। जब आप कहते हैं कि मतलब हिंदू और हिंदुत्व, कि हिंदू अच्छा है, हिंदू तो खराब है, तो आप जो है ना, आप वो एक तरीके से जो पोस्ट ट्रुथ है, ठीक है, आप स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो कि हिंदू तो खराब है। अरे भाई, अगर हिंदू और हिंदुत्व में आप फर्क कर रहे हो, तो हिंदुत्व क्या है? हिंदू होने का एक गुण है ना। बिल्कुल, हिंदू तत्व है ये, तत्व है ये, इसलिए तो अगर उसमें से वो तत्व निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? तो मतलब यही चीज है ना कि ये मतलब उन्हीं थ्योरीज के जरिए चीजों को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। दक्षिण भारत के साथी तो डेंगू मलेरिया के समान कहते हैं सनातन को। नहीं, तो इनके जो है ना, इनके क्या है कि कई मतलब इनका पूरा इकोसिस्टम है। और आपकी पुस्तक में एक वाक्य में वो उसका उल्लेख भी है। हाँ, इनका एक सिस्टम है कि एक जो है बोलेगा, दूसरा उसको छापेगा, तीसरा उस पर जो है समीक्षा करेगा, चौथा उसको बांटेगा, पांचवा उसको पुरस्कार देगा, छठवां उसको जो है ना विश्व स्तर पर ले जाएगा। तो पूरा इस तरीके से होता है। तो एक जगह किसी ने कुछ कहा तो वो हुआ हुआ जैसे होता है ना, तो वो सारे इसे एक सुर में चिल्लाने लगते हैं। इससे संबंधित मेरे मन में एक प्रश्न है, लेकिन मैं
पुस्तक के सारे प्रश्नों के बाद आपसे जरूर हाँ करूंगा। जी। पुस्तक में एक चैप्टर है हम्म, खारिज हम्म, कल्चर, आपने उसका शीर्षक दिया है। ये कैंसल कल्चर हम काफी समय से सुनते आए हैं। हम्म, मैंने अपने भी निजी जीवन में, अपने अखबारों के माध्यम से, अपने आसपास के माध्यम से इस इन सारी चीजों को अनुभव किया है। तो ये कैंसल कल्चर होता क्या है, और ये कैसे एक आम जो इंडियन, मैं एक भारतीय के रूप में यदि बोलूं, तो कैसे हमको ये प्रभावित करता है? देखिए मार्क्स जब अपने थ्योरीज बना रहा था, अपने विचार गढ़ रहा था, तो उसने क्या किया कि उसने जो पीछे के जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को इसने खारिज करना शुरू किया। जब तक उनको खारिज नहीं करता, तब तक अपने सिद्धांत की मौलिकता वो बता ना पाता। ठीक है भाई, अगर हमने ये कहा कि हमने आपसे कोई बात ली, इसका मतलब हमारी बात मौलिक उतनी है नहीं। तो इसका जैसे जो डायलेक्टिकल थ्योरी है कि द्वंद्ववाद, लोगों में द्वंद्व होना चाहिए, संघर्ष का जो एक कंसेप्ट आया, तो इसने एक फिलोसफर थे हिगल, तो हिगल से उसने डायलेक्टिकल थ्योरी ली। फ्यूरबैक से उसने जो है मेटलिज्म की थ्योरी ली। तो इन सबको मिला करके भानुमति का कुनबा जो है तैयार कर लिया। तो अब उस रही बात की यार, जब आपने हिगल से थ्योरी ली, आपने फ्यूरबैक से थ्योरी ली, आपने जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आपने मतलब सिद्धांत लिए, तो आपकी मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह उठता है। तो आपने क्या किया कि आपने खारिज करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, हमने इनसे जो सिद्धांत लिया वो ऐसा नहीं है, वो इसका उल्टा है। यानी कि हमने 2+2=4 तो लिया नहीं, नहीं, हमने 3+1 लिया है। ठीक है, तो आपको अपनी बात कहने के लिए दूसरी बात को खारिज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वामपंथियों का एक मतलब टेंडेंसी है, एक प्रवृत्ति है। जब तक वो पुरानी चीजों को खारिज नहीं करेंगे, नई चीजों के लिए स्पेस बन नहीं पाएगा। तो इसमें इन्होंने एक और स्टेप मतलब जोड़ा, 2 स्टेप की थ्योरी दी, जिसको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये सीधे सीधे कोई बात नहीं कहते हैं, पहले धीरे से किसी भी विचार के प्रति एक असहमति सामने वाले से दर्ज करवाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे जैसे मान लो हिंदुइज्म है, तो चूंकि इनको हिंदुइज्म से दिक्कत इसलिए है क्योंकि हिंदुइज्म की प्रवृत्ति जो है ना, वो क्रांति में नहीं होती है। उसका ये मानना है कि जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, हम उसको स्वीकार करते हैं, जो हमारा कर्म है वो हम कर रहे हैं। तो ये इनकी प्रकृति के हिसाब से नहीं है, तो इनको इसलिए इसको डिस्ट्रक्ट करना है, डिसमेंटल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये पहले उसको जो है ना, जो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन देने की कोशिश करते हैं, तो वो उसको एक दूसरे धर्म के किसी टॉक्सिक पर्सन में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, या जैसे ट्राइबल्स में वो क्या करेंगे कि हिंदुत्व से हट करके उसकी जो आइडेंटिटी है वो प्रकृति पूजक की बनानी शुरू करेंगे। और जैसे ही हिंदुत्व से अलग हो करके उसकी पहचान बनी, वैसे ही वो बताने लगते हैं कि मतलब आप जो है अब इस चीज से खारिज हो चुके हो, इस चीज को आपको नहीं करना है। फिर आप क्या करने लगते हैं, फिर आप जो है जो दूसरा स्टेप होता है, और दूसरा स्टेप उनका कि एकदम से पूरा का पूरा जो कन्वर्जन है, चाहे वो किसी मजहब में हो, चाहे वो इस वामपंथी मजहब में हो, करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए ये खारिज करते हैं, हर चीज को खारिज करते हैं। एक एलेंस्की एक विद्वान था, उसने जो है एक किताब लिखी थी रूल्स फॉर रेडिकल्स। तो उसमें उसने 13 रूल्स बताए थे। उसमें जो 11वां नियम था, तो उसमें था कि किसी भी सकारात्मक चीज को या नकारात्मक चीज को बहुत तेजी से धक्का दिया जाए तो वो उलट जाती है। तो ये हर सकारात्मक चीज को, हर अच्छी चीज को ये बहुत तेजी से उसको खारिज वाला जो धक्का है वो देते हैं, ताकि वो उलट जाए। जब उलट जाएगी तो उसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन उनके पास आ जाएगा, अल्टरनेटिव उनके पास मीनिंग आ जाएगी। कुल मिलाकर ये जो पुस्तक है, इसको जितना मैंने समझा कि ये एक आलोचनात्मक दस्तावेज है वामपंथ का और मार्क्सवाद का। लेकिन इसके अंतिम 2 अध्याय में यदि मैं कहूं कि एक चैप्टर और एक जिसका नाम आपने रखा है इति सिद्धम,
इसमें आपने इसके उपचार को भी बताने की कोशिश की है, इसके उपाय को बताने की कोशिश की है। तो अ, पुस्तक का क्रक्स तो नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि एक बहुत जो पुस्तक की जो सार्थकता है, वो इसी अध्याय में आकर पूरी होती है। तो मैं चाहूंगा कि वो जो इति सिद्धम है या वामपंथ का जो उपचार है या जो इसका इलाज है, वो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो है अमेरिका की यात्रा पर थे, तो वहां पर जो बिडेन ने गांधी जी की चर्चा की। गांधी जी इनको बड़ा सूट करते हैं। वही एलेंस्की का एक और नियम है कि जो सामने वाला है, जो आपका शत्रु है, उसको बताओ कि आप कितने अच्छे हैं। आप तो बिल्कुल खराब काम नहीं करते हैं, आप बहुत सरल हैं, आप किसी झंझट में नहीं पड़ते हैं। तो गांधी जी का जो चरित्र है, उनको ऐसा लगता है कि जो आम हिंदू समाज है या आम हिंदुस्तानी समाज है या आम भारतीय है, वो अगर गांधी जी जैसा हो जाएगा, मतलब सही बोलेगा, झंझट नहीं पड़ेगा, ठीक है, और भी जो उनके फीचर थे, तो अगर वैसा रहेगा तो उसको कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो मोदी जी ने जवाब दिया कि एक ईसावास से उपनिषद है, तो उसका श्लोक है। उस श्लोक में जो पहला श्लोक है, तो उसमें कहा गया है कि ये जो सभी भूमि है, ये जो सभी संपत्ति है, इस पर हमारा मालिकाना हक नहीं है। गांधी जी ने इस बात को कोट किया और उन्होंने साम्यवाद के बनिस्बत एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं न्यासिता का सिद्धांत, कि हम इस आ, इस जो वस्तु मेरे हाथ में है, इसके मालिक नहीं है, इसके ट्रस्टी हैं। ये कहां से आया? ये उस उपनिषद से आया। ठीक है, तो जब हम ये बोलते हैं कि हम मालिक नहीं है, हम ट्रस्टी हैं, तो हम एक विकल्प देते हैं समाज को जीने का। ठीक है, कम्युनिज्म के खिलाफ या कम्युनिज्म के समांतर हम एक विकल्प देते हैं। इवन पूंजीवाद के भी समांतर हम एक विकल्प देते हैं। तो पूंजीवाद और साम्यवाद से पिसती दुनिया को अगर कोई बचा सकता है, तो वो यह सिद्धांत बचा सकता है कि हमारा संसाधनों पर मालिकाना हक नहीं, बल्कि हम उसके न्यासी हैं, हम उसके देखभाल करने वाले हैं। ये जो घर है, इसके हम देखभाल करने वाले हैं। हम इसको जितना अच्छा सा देखभाल करना चाहें, हम उसको उतना अच्छा देखभाल करें। एक बात, इसका तो उपचार मतलब एथिकल ग्राउंड पर ये हो सकता है कि हम चीजों को एज अ ट्रस्टी देखें। दूसरा उपचार ये हो सकता है कि जो वामपंथ है, इसकी 8 भुजाएं हैं। एक भुजा कट गई, दूसरी भुजा से पकड़े हैं। एकेडमिक कट गया, मीडिया से पकड़े हैं। मीडिया कट गया, उससे फिल्म से पकड़े हैं। फिल्म कट गया, जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है उससे पकड़े हैं, है ना, वो कट गया, मैगजीन से पकड़े हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पकड़े, और जब तब तक जो है ना, दूसरी जो भुजा है वो निकल आती है। तो ये एक मतलब इसको अगर एक जगह से खत्म करो, ये खत्म नहीं होगा। ये जैसे कोविड का वायरस है ना, वो म्यूटेंट होता रहता है, तो ये म्यूटेंट होता रहता है। जैसे इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन से ये कल्चरल मार्क्सिज्म में इसका जो है म्यूटेशन हो गया। ठीक है, तो आपको इसकी जो 8 भुजाएं हैं, उस पर एक साथ जो है काम करना पड़ेगा। जैसे भगवती काली थी ना, तो उन्होंने एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने दिया। ठीक है, तो इनके पैरेलल में एक कंस्ट्रक्टिव ऑप्शन आपको देना पड़ेगा। इनके पैरेलल में आपको उतनी ही मात्रा में काम करना पड़ेगा। और ये जो है, इनके जो मुखौटे हैं, इसको अनवील करके लोगों के सामने लाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई इनका उपचार नहीं है। आपने काफी सरलता से वैसे चीजों को बताया, हालांकि आप और हम सभी जानते हैं कि ये सारी चीजें आसान नहीं है, लेकिन एक और चीज आसान नहीं है, इस तरह की पुस्तक को लिखना। और मैं आपसे ये जो इस पूरी चर्चा का अंतिम प्रश्न आपसे लेना चाहूंगा कि इस पुस्तक को यदि हम कल्पना करें कि आप वर्ष 2005 में लिख रहे हैं, तो आपको इसे लिखने और प्रकाशित करने में कितनी समस्याएं आती, किन किन विचारों से आपका सामना होता, किस तरह की समस्याएं और किस तरह के एक जो पूरा वहां पे एक आभा मंडल बना हुआ था, एक लोगों का जो एक ग्रुप बना हुआ था, उससे
इस पुस्तक को निकालना कितना मुश्किल होता। और अब वर्तमान 2024 में जब आपने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है, तो किन तरह की परिस्थितियों का आपने सामना किया? मैं दोनों की तुलना एक जानना चाहूंगा आपसे कि इस तरह की पुस्तक जब हमारे सामने आती है, तो हमें जानना यह आवश्यक है कि मार्क्सवाद के मुखौटे को उजागर करती हुई पुस्तक यदि वो आ रही है, तो उस पुस्तक को लिखने के पीछे का साहस और उसको प्रकाशित करके हमारे हाथ तक लाने की का जो परिश्रम रहा है और जो संघर्ष रहा है, वो कैसा रहा है? मैं एक बार किसी संस्थान में गया, तो वहां पर मतलब वो वामपंथियों का संस्थान था। तो एक मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने कहा आप आकर के सुनिए। तो मुझे किसी की बात को सुनने में, कोई विचार सुनने में कोई आपत्ति कभी नहीं रही, क्योंकि हम लोगों की जो परवरिश है तो उसमें ऐसे है कि भाई सब सुनो, है ना, सब सारे सारे विचारों का स्वागत है। ठीक है, हम इनकी तरह तो है नहीं कि सिर्फ एक विचार, एक देवता, एक किताब। ठीक है, तो वहां पर मुझे आमंत्रित किया गया है। तो वहां पर कुछ अवध के लोग थे, मैं भी अवध का हूँ। तो अवध में जब एक दूसरे से लोग मिलते हैं तो राम राम करते हैं। तो हमारे साथ एक सज्जन गए थे, तो उन्होंने सबसे ऐसे ही कहा, भाई राम राम सबको। तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। आप सोचिए कि दो शब्द का नाम बोलने में जब इतनी समस्या आती थी। मालिनी अवस्थी जी ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें मतलब उनको रामलला पर गाने के लिए रोक दिया गया था। जब भगवान राम का मंदिर बना तो उन्होंने इस जो उनका दर्द है उसको उन्होंने साझा किया। तो 2005 या उससे पहले बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि आप जो है, आपको या तो कंडीशनड कर दिया गया, या तो आप जो है उस तरफ सोच रहे हैं, फिर आप जो है हानि लाभ जोड़ रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पहले की अपेक्षा अभी स्थितियां थोड़ी बेहतर हैं। हालांकि अभी भी मुश्किलें हैं, लेकिन अब जो है उतनी मुश्किलें नहीं हैं जितनी पहले हुआ करती थी। आप जो है किताब छपवाने की बात छोड़िए, उस समय तो अव्यक्त करना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था। जब जो है आपको उसी इंस्टीट्यूशन में काम करना है, उसी इंस्टीट्यूशन जो आपका हेड है वो किसी न किसी कम्युनिस्ट विंग से जुड़ा हुआ है, सब लोग आपको घेरे हुए हैं, तो एक सर्वाइवल के लिए या कुछ इस तरीके से कर लीजिए। मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ। तो लेकिन मुश्किलों तो थी, लेकिन जो वैचारिक एक माहौल होता है वो आज है कि हम अपनी बातें कह सुन रहे हैं, हम अपनी बातों को प्रकाशित करवा रहे हैं और उसे सुना जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण, उसे सुना जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, बिना किसी भय के, बिना किसी उसके। सबसे महत्वपूर्ण है कि विचारों की अभिव्यक्ति में रुकावट ना आना। आज जो लोग कह रहे हैं कि अघोषित आपातकाल है, हम डॉक्टर पवन विजय जी के साथ बैठे हैं, वो खुद स्वयं बता रहे हैं कि 20 साल पहले की स्थिति क्या होती थी और वर्तमान में किस तरह की स्थितियां हैं। तो इस तरह की बातें कई लोग करते आएंगे, जो मोहब्बत की दुकान का मुखौटा लगाएंगे लेकिन बांटने के सामान बेचेंगे। कई लोग ऐसे करते आएंगे जो अघोषित आपातकाल की बात करेंगे, लेकिन अपने ही सरकार में या अपने ही शासन के समय में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोट देंगे। एक अभी हाल में 2-3 दिन पहले शायद किसी दिल्ली विश्वविद्यालय की एक वामपंथी प्रोफेसर है, महिला है, तो उसने कुछ बुर्के के खिलाफ बोल दिया, तो उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की जाने लगी। हाँ, उसके खिलाफ जो है ट्रोलिंग शुरू हो गई, उसके खिलाफ जो है कुछ धमकियां आने लगी। और मतलब नाम मैं लेना उचित नहीं समझता हूँ, उसको जो है कर दीजिएगा, है ना। तो काफी वो लंबे समय से वो हिंदू हाँ, समाज और हिंदू की मतलब चीजों एक तरीके से वो हिंदू, शी इज हिंदू हेटर, वो हिंदू हेटर है। लेकिन जैसे ही उसने जो है ना व्यक्ति को जो है उस समूह के लिए मतलब इस्तेमाल किया, वैसे ही उनको समझ में आ गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, सहमति असहमति का स्वागत क्या होता है, और अधिनायकवाद, डिक्टेटरशिप क्या होता है। बिल्कुल।
ये जो पुस्तक है मास्क मैनिफेस्टो, यह ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये जो कम्युनिज़्म है, उसका एक आलोचनात्मक दस्तावेज है और सिर्फ दस्तावेज नहीं है, ये उन सारी थ्योरेटिकल जो उनकी थ्योरीज़ हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, उन पर ना सिर्फ उनकी आलोचना करती है बल्कि उसको बहुत विस्तृत से आपके सामने उसकी व्याख्या भी करती है और यह बताती है कि वो आपके और मेरे एक सामान्य जीवन में कैसे प्रभाव डालता है। इस पुस्तक का जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उसे अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो पुस्तक थी इसकी जो पूरी चर्चा है इसको लेकर और भी जो डिस्कशन होंगे या कम्युनिज्म कल्चरल मार्क्सिज्म को लेकर और भी जो डिस्कशंस होंगे हम आगे भविष्य में भी पवन विजय जी से आशा करते हैं कि वो नैरेटिव के साथ निरंतर संवाद में जुड़े रहेंगे और आगे भी इन विषयों पर हमारे साथ चर्चा करते रहेंगे। इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद पवन जी आपका। हमारे सभी दर्शकों का भी धन्यवाद जो इस पूरे चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहे। आप यदि द नैरेटिव के इन तरह के वीडियोस को पसंद करते हैं, इस तरह के वीडियोस को और देखना चाहते हैं और किसी और विषय पर, किसी और पुस्तक पर आप चर्चा चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।